मेरा देवर दूध का शदाई था। मैं जब भी किचन में काम कर रही होती, कहता, भाभी मुझे दूध पीना है। मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाती। एक रोज़ मैं और मेरा शौहर कमरे में थे। कहने लगा, भाभी मेरा दूध भैया को क्यों दे रही हो। शौहर ने ये बात सुनते ही गुस्से से मुझे मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत जता रहा था। वो हमेशा ही मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था, लेकिन आज उसके मूड कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मेज पर हावी होता जा रहा था। उसका करीब आना हमेशा मुझे खुशगवार एहसास में मुब्तला करता था। मैं अपनी सारी टेंशन, सारी परेशानियां भूल जाती थी। जब भी मेरा शौहर मेरे साथ होता था तो मैं सिर्फ इसकी कुर्बत को महसूस किया करती थी। इस वक्त भी मुझे सिर्फ इसका लमस महसूस हो रहा था। उसने एक बाजू मेरी कमर में डाला हुआ था, जबकि दूसरा गर्दन के पीछे वाली साइड पर डालकर मेरे ऊपर झुका हुआ था और अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझको भिगो रहा था। हमारी शादी को 1 साल मुकम्मल हो चुका था, लेकिन मुझे फिर भी अपने शौहर की कुर्बत ऐसे महसूस होती जैसे मैं पहली बार उसके करीब गई हूँ। इस वक्त भी मैं आंखें बंद किए पूरी शिद्दत से उसका लमस खुद पर महसूस कर रही थी और मैं मदहोश होती जा रही थी। मुझे लग रहा था मुझे एक दिन और रात को कोई होश नहीं था। मेरा शौहर 3 दिन बाद इस्लामाबाद से लौटा था और इन 3 दिनों में काफ़ी परेशान रही थी। ये 3 दिन मैंने कैसे सूली पर गुजारे थे ये मैं नहीं जानती थी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे तमाम परेशानियां कहीं हवा में तहलील हो गई हों। मैं अपने वजूद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, सब बातों को भूलकर इस वक्त सिर्फ अपने शौहर की कुर्बत महसूस कर रही थी, जो किसी जादू की मानंद थी। कुछ देर बाद मेरे वजूद में एक अजीब और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा एहसास उतरने लगा, मगर अभी मैं एहसास की गहराइयों में भी नहीं पहुंची थी कि अचानक धड़ से दरवाज़ा खोलकर कोई हमारे कमरे में दाखिल हुआ था। मैं और मेरा शौहर शर्मिंदा हो गए थे और ख़ुद को चादर में ही छुपा लिया था, मगर आने वाला कोई और नहीं, मेरा देवर था, जो आंखें फाड़े अजीब तासरात लिए हमारी तरफ देख रहा था। अपने देवर को देखते ही मुझे वो तमाम टेंशन याद आ गई जो मैं पिछले 1 साल से बर्दाश्त कर रही थी, और पिछले 3 दिनों में तो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इस वक्त मेरे शौहर घर पर नहीं थे। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और मेरे शौहर ने मेरी ये हरकत बगौर नोट की थी। वो मेरे देवर से कहने लगा, क्या बात है, तुम कमरे में क्या करने आए हो, और तुम्हें कितनी बार कहा दरवाज़ा ढाँक करके आया करो। मेरा देवर अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर भड़कने लगा। मुझसे कहने लगा, भाभी आप ये क्या कर रही हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है। मैं आपसे मांगता रहा लेकिन आप मुझे नहीं देती, और भैया को ऐसे ही मुफ्त में पिला रही हैं, जबकि मुझसे पैसे लेकर भी मेरा काम नहीं करती। मैंने गुस्से वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर अपने शौहर को तरफ देखा। उसने हमेशा की तरह नज़र चुराई थी। यह मामला हमेशा मेरी समझ से बाहर रहा था। शौहर तो अपनी बीवी के मामले में गैरतमंद होते हैं, मगर मेरा शौहर ना जाने किस पर चला गया था कि उसे अपनी बीवी के मामले में कोई गैरत ही नहीं आती थी। इस वक्त मेरा देवर धके लफ्ज़ों में जो बात कर रहा था वो मेरा शौहर भी बखूबी समझ रहा था, मगर ऐसे अनजान बन गया जैसे उसे किसी बात की समझ ही ना आई हो। मेरा देवर साफ लफ्ज़ों में बोला, भाभी आप मेरे साथ जुल्म कर रही हैं। आप मेरा दूध भैया को क्यों दे रही हैं। तब तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने वहीं खुद पर चादर ओढ़े हुए इस पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर मेरी चादर मेरे जिस्म से गिर गई। इस हाल में मेरे देवर ने मुझे सीधा करके मेरे शौहर के सामने ही मैं ज़मीन पर बैठी हुई थी और अपनी किस्मत को रो रही थी। तकदीर ना जाने मेरे साथ कैसा खेला। मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और मेरी बहुत ख्याल भी रखता था, मगर उसमें एक खामी थी, और वो खामी इसकी खूब पर बारी थी कि वो मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करता था। अगर वो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करता तो आज मैं इस तरह उजड़े हाल में नीचे ना बैठी होती। मैंने अपने शौहर को कमरे से निकाल दिया था और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने आप को नोच कर कहीं फेंक दूं। जहाँ जहाँ मेरे देवर ने मुझे छुआ था, हाथ लगाया था, वहाँ से मेरा जिस्म जैसे जल रहा था। मुझे किस्मत की सितमज़री पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, और आंखें खुलते ही मेरा ख्वाब टूट चुका और मैं पहले की तरह अपनी ज़िंदगी में हंसती मुस्कुराती और मगन होंगी। मैं उठकर शीशे के सामने आ गई। मेरी गर्दन, सिलें और बाजू पर दांतों के निशानात थे। मेरे देवर ने बहुत बेदर्दी से मेरे जिस्म पर ये निशान डाले थे। ये निशान मेरे जिस्म पर ही नहीं, मेरी रूह पर भी डाले गए थे। काश मुझे अपने शौहर और देवर की असलियत के बारे में पहले पता होता तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ ना करती। मेरा शौहर अपने भाई के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि उसके साथ हर चीज़ बांटने के साथ साथ
उसने अपनी बीवी भी बांट ली थी। मुझे लगा था मेरा शौहर ने अपने भाई की मोहब्बत में ये सब किया है, मगर मैं नहीं जानती थी कि अब भी मैं अधूरा सच जानती हूँ। मुझे मुकम्मल सच का पता ही नहीं था, और जो कुछ मेरे सामने आया था वो बेहद भयानक था, इतना कि मेरी रूह लरज़ जाती थी। मुझे आज भी वक़्त याद आ रहा है, और मैं अपनी अकल पर मातम कर रही थी कि मैं पहले क्यों ना समझ पाई। मैं किचन में काम कर रही थी जब मेरा देवर अचानक मेरे सामने आकर बैठ गया और मुझसे खाने पीने की फरमाइश करने लगा। वो मेरे शौहर से तकरीबन 6 साल छोटा था, इसलिए मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी। मेरा शौहर भी उससे बेहद मोहब्बत करता था। सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं, हमारे घर के सब लोग उससे बेहद मोहब्बत करते थे। मेरी सास तो अपने बेटे पर जान देती थी, और मेरी नंद तो हर वक्त अपने भाइयों के नाम की माला ही जचती थी। वो मुझसे भी अच्छे तरीके से पेश आती थी। मुझे इस घर में बज़ाहिर कोई भी मसला नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैंने सबका दिल जीत लिया था। ससुराल वालों को वो तमाम खदशात जो नई बहू के बारे में होते हैं, मैंने कुछ ही दिनों में दूर कर दिए थे। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सेट चल रहा था, मगर उस दिन मैं चौंक गई जब मेरा देवर किचन में बैठकर मुझसे खाना मांगने लगा। मैं उसे खाना देने के लिए बाद चाय बनाने लगी तो उसने कहा, नहीं भाभी, मुझे दूध बहुत पसंद है, मुझे दूध दे दिया करें। इसकी ये बात अजीब थी, लेकिन मैंने चुपचाप दूध का कप गर्म करके उसके सामने रख दिया। तब उसने कहा, मुझे ये वाला दूध नहीं बल्कि दूसरा दूध पसंद है। उसके ऐसे वाज़ेह अल्फाज पर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा देवर किसी बेहुदा बात कर रहा था। मेरा दिल इसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश करने को चाह रहा था, मगर उसने वाज़ेह बात करते हुए भी इस बात को छुपा रखा था, इसलिए मैंने माथे पर बाल डालते हुए रुख फेर लिया था। वो कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप नाराज़ हो गई? एक दूध पीने की तो फरमाइश की है, वो कौन सा कम हो जाएगा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और किचन से बाहर अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी सास को इसकी शिकायत लगाऊं और कहूं कि आपका बेटा मुझसे ऐसी गलत बात कर रहा है, मगर मैं ऐसा ना कर सकी। मैं अपने देवर के इस घर में मर्तबे से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी। बाकी सब तो एक तरफ मेरा शौहर मेरी बात का यकीन करने वाला नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से इस बात को पी गई। मगर यहीं पर बस नहीं हुई थी। अक्सर ही मेरा देवर मेरे सामने आ जाता और अजीब सी नज़रों से देखते हुए अपनी बहन से कहता कि मुझे दूध ला कर दो। वो कहती कि चलो अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा दूध लेकर आती हूँ, और फिर वो कुछ देर बाद कमरे में जाकर बंद हो जाती थी। अलबत्ता ये बात वाज़ह थी कि इसके लिए कोई भी दूध का गिलास वगैरह नहीं लेकर जाती थी, और मैं हैरान होती थी कि आखिर ऐसा कौन सा दूध है जिसे छुपाकर मेरी नंद कमरे में ले जाती है। मगर असल बात तो इससे भी ज़्यादा भयानक थी। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारे घर में ऐसा खेल खेला जा रहा होगा। एक बार फिर से मेरे देवर ने मायने खेज नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए अपनी बहन से दूध मांगा तो वह हंसते हुए किचन में चली गई। मैं भी उसके पीछे गई ताकि देखूं कि वो दूध कहाँ छुपा कर ले जाती है, और ऐसा कौन सा स्पेशल दूध है जिसे मेरा देवर पीता है। मगर ये देखकर मैं हैरान हुई कि सानिया ने गिलास पंप निकाल कर पानी पिया और बिना कुछ लिए किचन से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे ही किचन से बाहर निकली थी, मगर वो जैसे ही मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुई उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था, और मैं खिड़की की तरफ गई, मगर खिड़की भी बंद थी। मैं कुछ भी नहीं देख सकी थी। मेरा जहन इन मामलात में उलझ कर रह गया था। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया। एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई, ये जाने बिना कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। एक दिन मैं शॉपिंग से वापस आई तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी नंद और देवर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि मेरी सास अपनी बहन की बीमारी की वजह से तकरीबन 2 ढाई माह हो चुके थे अपनी बहन के घर पर थी और उनकी देखभाल कर रही थी। वो मुझे तो यही बता कर गई थी, मगर बाद में जो सच मुझे पता चला उसने मुझे एक बार फिर से हिला कर रख दिया था। वो अपनी बहन के घर नहीं थी, बल्कि वो जहाँ थी उसका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मैं अपने शौहर से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर फिर मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई, इसलिए मैं चुप हो गई। घर में छाए हुए सन्नाटे को देखकर मुझे हौल पड़ने लगे। इससे पहले कि मैं किसी को आवाज़ लगाती, दहलीज में मेरा पैर अटका और मैं शॉपिंग बैग के साथ ही धड़ाम से ज़मीन पर गिरी और मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। तभी सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरा देवर कमरे से बाहर निकला तो इसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। उसके कपड़े सिलवट ज़्यादा हो रहे थे और चेहरा सुर्ख हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मशक्क़त का काम कर रहा था, क्योंकि उसकी सांस भी फूली हुई थी। वो जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, ओ भाभी, कैसे गिर गई है? आ जाए, मैं आपके उठने में मदद करता हूँ।
मगर मैंने उस पर एक तरसी निगाह डाली और उठकर बैठ गई। मगर अपने कमरे में जाते हुए मैंने उसके कमरे के अंदर का जो नज़ारा देखा था उसने मुझे सुन कर दिया था। मैं सख्ता ज़्यादा सी खड़ी हुई थी, ना मुझसे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे और ना ही मैं उसके कमरे में दाखिल हो पा रही थी। न जाने कितनी देर मैं खड़ी कमरे के अंदर झांकती रही। जब मेरी नंद ने मेरी तरफ देखा और उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। उस पर लिबास इंतहाई बेतरतीब था। उसकी कमर की हुक खुली हुई थी और उसने अंडरगार्ब भी नहीं पहना हुआ था, बल्कि वो बेड पर पड़ा हुआ था। उन बहन भाइयों के बीच क्या रिश्ता था, मुझे यह समझने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगी थी। और फिर उसी रात इस बात का भी खुलासा हो गया था। जब मैं लाइट जाने की वजह से गर्मी महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकल आई तो मुझे अपने देवर के कमरे से आहों और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। आज लाइट चली जाने की वजह से उन्होंने खिड़की खोली हुई थी। उन्हें लग रहा था कि मैं गहरी नींद सो रही हूँ, ये शायद बाहर नहीं आऊँगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आपस में तल्लक बनाते हुए मुझे बिल्कुल ही भूल गए थे। मगर मैं खिड़की खड़ी हुई ये सारा मंजर देख रही थी। मेरी नंद और देवर एक दूसरे से लिपटे हुए थे और तल्लक बनाने में मसरूफ़ थे। वो दोनों ही लिबास जैसी कैद से आज़ाद थे और मेरे देवर ने मेरी नंद के साथ जो कुछ किया था उसे देखकर मैं अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बामुश्किल अपने चीख का गला घोंटना था। मैं नहीं जानती थी कि मुझे ऐसा घर नसीब होगा जहाँ पर रिश्तों की कदरों का इस तरह से पामाल किया जाता है। अगर मेरा शौहर घर पर होता तो मैं फ़ौरन उसे बता देती, मगर वो घर पर नहीं था। यही मेरी मजबूरी थी। मैं इतने वक्त से इन दोनों की हरकतों को नोट कर रही थी, मगर अंदाज़ा कर देती, यहाँ तक कि अपने शौहर से भी बात छिपाई थी। मगर जब कुछ अरसे तक इसने अपनी घटिया हरकतें करनी बंद नहीं की थी तो मैंने अपने शौहर को शिकायत लगानी शुरू कर दी। मगर वो इसके बारे में कोई लफ्ज़ सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन अपने भाई को नहीं। ऐसी कोई भी बर्दाश्त बात नहीं करेगा। और यही बात मुझे अंगारों पर लौटा गई थी, लेकिन अपना घर बसाने की खातिर मैं चुप हो गई थी। अब जब भी मैंने इस बहन भाई को ऐसी हालत में देख लिया तो मैं इसे भी दिखाना चाहती थी, मगर यही मजबूरी थी कि आज ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था और उसे 3 दिन के बाद लौट कर आना था। मैंने एक कमरे में जाकर उसका नंबर डायल किया, मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। मैं परेशान हो गई। मैं अपनी सास को यह सब बताना चाहती थी, मगर मैं जानती थी वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। मैंने मोबाइल उठाया और चुपके से अपने देवर और नंद की तस्वीरें खींच ली। तस्वीरें खींचने के दौरान मेरे देवर और नंद की नज़र मुझ पर पड़ गई। इन्हें मैंने ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैंने इसकी तस्वीरें बना ली हैं, मगर मैं इन्हें खूब लान मलामत की थी और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूँगी, और अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा देवर शायद मेरी बात को समझ गया था। उसने मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की थी, मगर अगले दिन दिखा दिया था। जब मैं सहन में लगे हुए पौधों को पानी दे रही थी, वो मेरे पास आकर ठहर गया और कहने लगा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं, क्या आपकी खूबसूरती में से कुछ हिस्सा भी मुझे मिल सकता है। उसकी ऐसी वाजिया बात पर मैंने पानी का पाइप उसके मुंह पर मारा था और कहा था, अपनी हद में रहो तो बेहतर है और मुझसे दूर रहा करो। मैं हमेशा से ही नहीं डरती थी और कभी किसी से खौफ महसूस नहीं किया था, मगर इस वक्त मुझे इससे डर लग रहा था। ये अलग बात थी कि मैं इस पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं इससे डर रही हूँ, इसलिए इसकी आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़ी हुई थी। तब उसने कहा कि भाभी अगर आपने मुझे और कुछ नहीं देना तो कम से कम थोड़ा सा दूध दे दे। मुझे दूध बेहद पसंद है और आपके दूध तो बहुत खूबसूरत हैं। मेरा दिल करता है कि मैं आपके दूध को मुंह में लेकर, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने पानी का पाइप उसके मुंह पर ज़ोरदार तरीके से मारा था और जाकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। इसकी घटिया बातें बर्दाश्त करना मेरी बर्दाश्त से बड़ा इम्तिहान था, मगर अपने शौहर के आने तक मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर के आते ही इससे अलग घर का मुतालबा कर दूंगी, मगर मेरा शौहर जब लौटा तो मैं अपने सारे मुतालबात भूल गई, क्योंकि वो बेहद खुश था। वो जिस काम के लिए गया था वो मुकम्मल हो गया था। उसकी डबल प्रमोशन हो गई थी। वो मुझे अपनी खुशी में शरीक कर रहा था और इसकी खुशी देखकर मैं भी खामोश हो गई थी। मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी। मैं उनके सामने अपनी परेशानी का रोना नहीं रो सकती थी। पहले मुझे इसकी खुशी में खुद को शरीक करना था। पहले तो मैं इसे अपनी परेशानी बताने वाली थी और इसे जल्द अज जल्द एक अलग घर का इंतज़ाम करने का कहने वाली थी। मेरा शौहर बिना मेरी नंद और देवर से मिले मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और मेरे करीब आने के लिए बहुत बेताब था। मैंने भी अपना आप इसके सुपुर्द कर दिया। हम दोनों एक दूसरे में मसरूफ़ थे।
जब मेरा देवर कमरे में आ गया, मेरे होश इस वक्त उड़े जब उसने मेरे शौहर के सामने कहा था कि आप मेरा दूध अपने शौहर को क्यों दे रही हैं। तब मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आया था कि उसने मेरी तरफ से कोई बात क्यों नहीं की। मैंने हमेशा से शिकायत की थी तो उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था, मगर आज अपने कानों से इतनी बड़ी बात को सुनकर वो चुप था। मुझे इसमें गैरत की शदीद कमी महसूस हो रही थी और मैं इसे एहसास दिलाने ही लगी थी जब मेरा देवर काबू से बाहर हो गया और उसने ऐसी ऐसी बातें कहीं कि मैं गुस्से में अपनी हालत का ख्याल किए बगैर इसके सामने खड़ी हो गई। तभी मेरी तरफ देखकर उसने अपनी कमीज़ उतार कर फेंक दी और मुझ पर हावी होता गया। आज मैं लुट गई थी, मैं बिल्कुल ही पामाल हो गई थी और ये सब मेरे शौहर के सामने हुआ था। मेरा शौहर बस अपने भाई की दरिंदगी का तमाशा देख रहा था। उसने आगे बढ़कर मुझे बचाने की, अपने भाई को दूर करने की कोशिश नहीं की थी। यही बात मुझे बेहद तकलीफ़ में मुब्तला कर गई थी। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद किए बैठी थी। आधी रात गुजर गई थी मगर मैं कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरा शौहर मेरी मिन्नतें कर करके थक गया था मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। इससे मैंने सच्ची मोहब्बत की थी मगर उसने मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा था। अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी तो मेरी आंखें चमकने लगी और मेरे दिल को खुशी का एहसास हुआ। कम से कम इस कैद खाने से बाहर निकलने का कोई राह तो नज़र आई थी। कुछ ही देर बाद मुझे खिड़की के बाहर खटका महसूस हुआ तो मैं सोती बिना मेरा देवर खिड़की की चिड़खनी तोड़कर कमरे में दाखिल हो चुका था और एक बार फिर से बुरे इरादे से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके पहले वहां रख दिया था और सोने का नाटक करने लगी थी, मगर मेरा देवर बिना किसी चीज़ के लिहाज किए मुझ पर हावी होता गया था। मैं हड़बड़ा कर उठी और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो हंसते हुए अपने गंदे इरादे लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब अचानक एक गली में पुलिस के आने का सायरन बजा तो वो घबरा गया और कमरे से भागने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार मैंने उससे हाथ पकड़कर रोक लिया था। गंदे इरादे से मेरा हाथ पकड़ा करता था मगर आज मैंने उसके सारे इरादे मट्टी में मिलाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया था और जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो मुझे पता चला था कि ये लोग फराड और धोखाबाज थे। इन लोगों का यही काम था। ये गरीब लड़कियों के यहाँ रिश्ते भेजते थे और फिर उनके साथ शादी करके कुछ अरसा उनके साथ वक्त गुजारते और इन्हें सब चीज़ों का आदी करते, फिर बाद में इन्हें बेचते थे। ये फिर अपने पास रखकर ये कमाई का जरिया बना लिया करते थे। इनकी असलियत जानकर मुझे इनसे घिन महसूस हो रही थी और मैं अपने खुदा से शिकवा कर रही थी कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया था कि इस कदर बुरे लोगों से मेरा वास्ता पड़ गया। मेरी इज्जत ही जाती रही और एक बात जिससे मुझे मज़ीद तकलीफ़ हुई थी वो ये थी कि मेरा निकाहनामा झूठा था। जैसे मेरे दिलो जान पर कोई खंजर चल गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतने अरसे से इसके साथ नाजायज़ रिश्ते से रह रही थी। मेरा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था वरना वो भी नाजायज़ ही होता। मेरे ससुराल वालों को तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मैंने खुद को संभाल लिया था क्योंकि मैं जानती थी मेरे माँ बाप से कभी भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैंने अपने माँ बाप को सिर्फ इतना कहा था कि मेरी अपने शौहर के साथ नहीं बन सकी, इसलिए मैंने तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया, वरना ना जाने मेरे साथ क्या होता। मेरे खुदा ने मुझ पर आजमाइश डाली थी लेकिन वक्त रहते ही मुझे आजमाइश से निकाल लिया और इस बात के लिए मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। बेशक अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहद हिकमत पोशीदा होती है। मैं शादी से पहले नमाज रोज़े की इतनी पाबंद नहीं थी मगर इस वाक़े के बाद मैंने अपना तल्लक अल्लाह से इस कदर मजबूत कर लिया कि मुझे किसी दूसरी की ज़रूरत नहीं महसूस होती। शायद मुझ पर यह तकलीफ़ आई है इसलिए थी ताकि मैं अपने खुदा के बेहद करीब हो सकूं।